हाय दोस्तों, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। तो ये बेसिक एक फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो कि बच्चे जब 12th में जाते हैं, बीकॉम में जाते हैं या सीए में, CWA CS में जाते हैं, CA में जाते हैं, उन सबके लिए बेस्ट ये होने वाला है। तो ये देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इसका फॉर्मेट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रहती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रहती है एंड कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ रहती है। फिनेंसिंग में हम जो भी फिनेंशियल चीज़ें रहती है उससे रिलेटेड हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट जो हमने किए हैं, एसेट खरीदे, परचेज किए हैं, ये सब चीज़ से रिलेटेड हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो हमारे ऑपरेशंस रहे हैं साल भर में, बिजनेस ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शंस, उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें डालते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड आइटम्स आते हैं। जो कैश रिलेटेड नहीं हैं उन्हें हम डिलीट करते हैं, और जो कैश रिलेटेड आइटम हैं उन्हें हम इन्वॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब कि कितना आपका नेट प्रॉफिट हुआ है। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में आप देख सकते हैं, आपको 2 साल का दिया रहेगा, उसमें से जो करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा उसमें से आप प्रीवियस ईयर का माइनस कर दीजिएगा। ये बिफोर अर्निंग ऑन इंटरेस्ट रहता है। फिर ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे आप लोग, तो इसका जो है अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पे भी हम 2 कॉलम्स बनाते हैं। यहाँ पे फाइनल कॉलम आता है जो 3 अमाउंट आती है। यहाँ पे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, दूसरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से, और तीसरा रिजल्ट फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आता है। तो पहला वाला जो आएगा इसमें देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैसे हम निकालते हैं। तो पहला आपको जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे। फिर उसमें ऐड करते हैं। ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, इसलिए उसको वापस से ऐड करना है, ताकि जितना भी कैश हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं वापस से इसमें ऐड करके ऐड करेंगे। क्योंकि ये इन कैश कितना हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं वो रहता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वापस से ऐड करेंगे तो कितना कैश था वो आ जाएगा। तो जो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिज़र्व में, वो यहाँ पे लिखते हैं। वो कैसे रहेगा, अगर 2 जनरल रिज़र्व है, पिछले साल का भी इस साल का भी, तो हम करंट ईयर जो इस साल का है उसमें से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे, वो अमाउंट यहाँ हम लिखेंगे। तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व आएगा। जो जनरल रिज़र्व हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं वो वापस से हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। फिर आता है प्रपोज डिविडेंड, जो कि करंट ईयर का रहता है। अगर हमने इस साल कोई डिविडेंड दिया हुआ है अपने शेयर होल्डर्स को तो वापस इसमें ऐड किया जाता है। कोई टैक्स का प्रोविज़न बनाया है तो भी वो वापस से इसमें ऐड किया जाता है। और याद रखेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, एक पेड होता है और एक मेड होता है। तो जो मेड है उसको हम यहाँ लिखते हैं। इसका भी अकाउंट में आपको कैसे बनाते हैं वो बताऊँगी। तो यहाँ मेड, ये है करंट ईयर का। जो पेड होता है वो प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न रहता है, और जो मेड होता है वो करंट ईयर का प्रोविज़न रहता है। ये देखिए, ये हमारा एडजस्टमेंट्स है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स मतलब कि व्हेन एडजस्टमेंट इज़ गिवन, ये केस ए है। इसमें क्या रहेगा, पिछले साल का हम टैक्स लेंगे, जो प्रोविज़न रहेगा बाय बैलेंस BD, ये प्रीवियस ईयर का रहता है। अगर आपको कुछ, और ये रहता है टू बैलेंस CD, ये भी आपको दिया रहता है, तो ये अमाउंट लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है तो आप यहाँ लिखेंगे, और बैलेंस आपका ये आएगा। इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपको ये आएगा। और अगर पेड दिया रहता है तो इसमें से इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो ये मेड आएगा। तो चाहे मेड हो चाहे पेड हो,
दोनों को ही हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हैं। और वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड है, मतलब कि इस साल का प्रॉफिट जो हमने टैक्स में रिज़र्व करके रख दिया है, उसको वापस से ऐड इसमें लाया जाता है और उसको यहाँ पे प्लस किया जाता है। तो ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तीन चीज़ हमेशा सबसे पहले रहती है, आप हमेशा याद रखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये तीन चीज़ सबसे पहले आती है, जनरल रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स। टैक्स में भी मेड और पेड का आपको हमेशा बनाना रहता है प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट। अगर मेड है तो यहाँ लिखेंगे और पेड है तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे वो एडजस्टमेंट्स जो कि हमने हमारे प्रॉफिट से थोड़े थोड़े लेके इधर उधर एडजस्ट कर दिए हैं। जैसे कि कोई डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर में दिया गया है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और इंटेंजिबल एसेट है, कोई एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ किया है, मतलब कि ये सब जो पैसे थे वो हम इस कैश में से, नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस कर चुके थे। हमारा जो भी इनकम था उसमें से माइनस कर चुके थे, अब वापस से हम ऐड कर रहे हैं इसको, ताकि हमारा प्रॉपर कैश कितना था वो आ सके। प्रीमियम जो हमने रिडीम किए हैं डिवेंचर्स को, उसमें जो प्रीमियम मिला है हमें, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब ऐड करते हैं। इंटरेस्ट को कौन सा हमने पेड किया है डिवेंचर्स, कोई लोन पेड किया है इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड पेड किया है, उसको हम ऐड करते हैं। हमारा कोई लॉस हो गया है फिक्स्ड एसेट सेल करने से, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट सेल करने से हमारा लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वापस से हम ऐड करते हैं। प्रॉफिट होगा तो नीचे माइनस करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम ऐड करते हैं। फिर माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो हम माइनस करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो माइनस करेंगे, क्योंकि वो इस साल का नहीं पिछले साल का था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है हमको तो भी हम माइनस करेंगे। कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड अमोर्टाइज टू P&L अकाउंट, मतलब कि हमको कोई कैपिटल ग्रांट रिसीव हुआ, अमोर्टाइज हुआ तो हम P&L में इसको माइनस करेंगे। ये सभी चीज़ों को प्लस करना है, ये सभी चीज़ों को माइनस करना है। जो चीज़ माइनस करनी रहती है उसको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। फिर ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब कि ये जो भी प्रॉफिट आया है वो हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले आया है। इसके बाद हम बनाएंगे डिक्रीज़, जो इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। मानो कि अगर हमारे स्टॉक जो पिछले साल 6000 थे, इस साल 5000 हो गए, माइनस हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मतलब कि हमने डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स और कोई करंट लाइबिलिटीज़ थी जो इंक्रीज़ हो रही है, उन सबको ऐड करेंगे। इनका भी एक अपना फंडा है, हम इसलिए इनको माइनस करते हैं। सपोज़ कि हमारे पास स्टॉक थे 5000 के, इस साल हो गए हमारे 6000 के, मतलब कि नहीं सॉरी, डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स ना, सॉरी। अगर मान लो स्टॉक हमारे पास थे 5000 के और अब बचे हैं 4000 के, मतलब कि हमने वो बेच दिया है 1000 को स्टॉक। 1000 को स्टॉक बेचने से 1000 रुपीज़ हमारे पास आए, तो वो 1000 जो हमारे कैश थे, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। वैसे ही इसका ऑपोजिट क्या होगा, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, मतलब कि पहले हमारे पास मान लो करंट लाइबिलिटीज़ थी, क्रेडिटर्स थे 6000 के, अब हो गए 7000 के, मतलब वो 1000 रुपीज़ जो है हमारे पास अभी भी रखा हुआ है, हमने वो दिया नहीं है। मतलब कि 1000 रुपीज़ हमारे पास अभी भी है, देना बचा है, तो कैश तो है ना हमारे पास, 1000 रुपीज़ है ना हमारे पास, तो ऑब्वियसली वो ऐड होगा। तो ये इसके पीछे का फंडा, कि अगर करंट एसेट्स कम होते हैं मतलब कि कैश इंक्रीज़ होता है, और करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है मतलब कैश, इसमें भी कैश इंक्रीज़ होता है ना, हमारे पास पैसे रखे हुए हैं, कहीं गए नहीं है, तो इसको हम ऐड करेंगे। वैसे ही इसका उल्टा होगा, जो लेस करेंगे, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, मतलब कि हमने
एसेट खरीदने के लिए पैसे दे दिए, कैश दे दिया, इसका मतलब कि कैश हमारे पास से गया, इसलिए हम माइनस करेंगे। वैसे ही लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए हमने पैसे दे दिए, मतलब कैश हमारे पास से चला गया, इसलिए हम लाइबिलिटीज़ हमारी कम हुई है, इसलिए हमारे पैसे गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। ये आपको सोच समझ के इसमें ऐड करना है या माइनस करना है। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे आएगा, जैसे कि मैंने कहा था कि इनकम टैक्स आप पेड करो तो भी ऑपरेटिंग में आएगा, मेड करो तो भी ऑपरेटिंग में आएगा। अगर मेड है तो यहाँ पे प्लस होगा प्रोविज़न जो बना है, और अगर पेड है तो माइनस होगा। ऑफ कोर्स माइनस इसलिए होगा क्योंकि आपके पास से पैसे चले गए। तो यही इसका कॉमन फंडा है, कॉमन सेंस वाला फंडा है कि आपके पास से पैसे गए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ड्यूरिंग करंट ईयर। हाँ, इसमें अगर आपको कुछ रिफंड मिल रहा है तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिएगा, पेड में से रिफंड को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। मेड है मतलब कि आपके पास पैसे भी हैं, आपने सिर्फ प्रोविज़न बना के रखा है तो उसको ऐड कीजिएगा। पेड है तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। नेक्स्ट पेज में अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है तो उसको हम ऐड करेंगे, जिसमें हमने खर्चे किए थे तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इस अमाउंट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद रखिएगा ये तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीन चीज़ को आप समझ गए और उनके आ गया आपको, क्योंकि जनरल रिजर्व में भी कभी कभी अकाउंट बनता है, प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड में भी मेड और पेड का अकाउंट बनता है, और प्रोविजन फॉर टैक्स में भी मेड और पेड का अकाउंट बनता है। तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने शॉर्ट फार्मूला बनाया है TPP, मतलब कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आपके TPP हैं जो सबसे पहले ऐड होते हैं। तो इनमें से आप इनको ऐड करेंगे, यहाँ जो अमाउंट आएगी उसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ जो अमाउंट आएगी उसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसको माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये पेड है। और फिर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा, और उसमें से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। TPP याद रखेंगे आप। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का एक कैसा था, केस ए एंड केस बी। केस ए मैंने आपको बताया था कि अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ प्रोविज़न है, मतलब कि ये एक लाइबिलिटी साइड वाला आइटम है, तो मतलब कि लाइबिलिटी साइड वाला है तो यहाँ ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट में क्रेडिट से स्टार्ट होता है ना लाइबिलिटी साइड वाला, तो यहाँ बैलेंस भी दिया जाएगा, यहाँ बैलेंस शीट दिया जाएगा। ये दो चीज़ आपको दी हुई रहेगी, और क्वेश्चन में या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। पेड दिया है तो आपको बैलेंस ये आएगा, मेड दिया है तो आपको बैलेंस ये आएगा। और ये दोनों ही चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी। मेड जो है हमेशा प्लस होगा और पेड जो है हमेशा माइनस होगा। केस भी ये है कि व्हेन नो एडजस्टमेंट इज़ गिवन, तो कोई अकाउंट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ आपको दी रहेगी। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देना, टैक्स पेड है तो माइनस कर देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लास्ट में। ठीक है, वैसे ही एक है प्रपोज डिविडेंड का भी अकाउंट बनता है। इसमें भी दो केस बनते हैं कि जब एडजस्टमेंट दिया है और जब एडजस्टमेंट नहीं दिया है। सपोज़ कि आपके पास 2014-15 का है, डिविडेंड है 10,000 और 20,000। ठीक है, या तो डिविडेंड पेड रहेगा या मेड रहेगा, सिंपल सी बात है। ये भी लाइबिलिटी साइड वाला आइटम है, क्योंकि आप डिविडेंड दे रहे हो तो यहाँ से शुरू होगा। तो ये और ये तो आपको दिया है, अगर ये पेड दिया रहेगा तो मेड आपका बैलेंस आएगा, मेड दिया है तो पेड आपका बैलेंस आएगा।
अगर मेड है तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करना है। हमेशा याद रखना, प्रपोज डिविडेंड मतलब आपके पास के शेयर्स किसी के पास रखे हुए हैं और आप डिविडेंड दे रहे हो, तो ये एक फिनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाता है। तो मतलब कि अगर आप मेड कर रहे हो पैसे अपने प्रॉफिट के हिस्से में से उसको प्रोविजन बना रहे हो, तो मतलब कि आपको वापस से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आपका कैश बढ़ेगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा हो जाता है, ओए में जाएगा। और अगर पेड कर रहे हो तो फिनेंशिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। और जाहिर सी बात है, पेड कर रहे हो तो माइनस होगा क्योंकि पैसा जा रहा है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो अकाउंट नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। ये जो रहेगा आपका पिछले साल को जो रहता है हमेशा इस साल पेड करते हैं, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, पिछले साल का था तो इस साल पे करेंगे 2015 में, तो ये जाएगा पेड में और ये जाएगा मेड में, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट है तो इस साल हम प्रोविज़न बना के ऑलरेडी रख लेते हैं। तो इस साल करंट ईयर का जाता है मेड में, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होता है, और जो पेड ऑलरेडी हो गया है वो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में माइनस होगा पेड में। अब देखिए यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये सिंपल रहता है। अगर आप कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो तो मतलब पैसा आ रहा है तो आप ऐड करोगे, परचेस कर रहे हो तो माइनस करोगे। वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट्स में से, या फिर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो प्लस करोगे क्योंकि पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर इसको आप दे रहे हो, पेड कर रहे हो, तो ये माइनस में आएगा यहाँ पे, बट अगर आपको ये मिल रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट करने से तो आपको यहाँ आएगा प्लस में। कुछ एक्सपेंडिचर करवा रहे हो कंस्ट्रक्शन वर्क में तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ होता है, वो माइनस आएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। तो ये सिंपल इजी वाला है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, आपने कोई शेयर इशू किया है, शेयर्स बेचे आपने, शेयर कैपिटल बेचे, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, तो आपके पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो आप प्लस करोगे यहाँ पे। डिबेंचर आपने इशू किए, आपके पास पैसा आया, लोन आपने लिया तो आपके पास पैसा आया, तो यहाँ से प्लस आएगा। आपने रिडीम किया डिबेंचर तो आप, या प्रेफरेंस शेयर तो आप पैसा दे रहे हो तो माइनस आएगा। प्रीमियम अगर आप दे रहे हो ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या पीस या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है अपना डिबेंचर या प्रेफरेंस वापस लेने के लिए, तो पैसा देना पड़ रहा है तो माइनस। अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, बट यहाँ आपको देना पड़ रहा है तो ये फिनेंशिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर या लोन आप दे रहे हो तो माइनस होगा, एक्चुअली पेड माइनस होगा, क्योंकि हम यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम कैश से रिलेटेड कर रहे हैं, कैश से रिलेटेड कर रहे हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो हम कैश से रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं। तो डिविडेंड पेड कर रहे हो, अगर आप इंटरम डिविडेंड बीच में कभी पे कर रहे हो या फाइनल कर रहे हो एक्चुअली पेड, तो माइनस होगा। वैसे इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, एक्चुअली पेड है तो ही माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कर रहे हो तो ये आपको माइनस होगा। फिर कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, अगर आपको किसी कैपिटल ग्रांट मिला है, किसी गवर्नमेंट से या कहीं से मिला है, आपको गवर्नमेंट से ज़्यादातर मिलता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप प्लस करोगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो आप माइनस करोगे, तो ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम, ये तीनों को अगर आप ऐड करते हो सकता है कि ये माइनस में आए, या हो सकता है ये माइनस में आए, या हो सकता है ये माइनस में आए, तो आपको जो भी ब्रैकेट में रहेगा उसको माइनस करना है और जो भी ऐसे रहेंगे उसको प्लस करना है। तो इन तीनों को अगर आप जब ऐड करते हो या माइनस करते हो तो आपका आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो ये वाला है। फिर आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे आएगा। फिर आप क्या करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करोगे, उसमें से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस करोगे। इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी, ये प्लस करोगे और ये माइनस करोगे, फिर जो यहाँ आपका आंसर आएगा
वो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज़। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, तो ये देख लेते हैं। कैश बैंक, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो नेगेटिव में ही जाता है हमेशा। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती है, तो ये आप नोट करके रख लीजिए। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेसिक फॉर्मेट है, जो कि आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ये देखिए, इसमें और एडजस्टमेंट्स होते हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। फिक्स्ड एसेट्स का कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये एसेट है तो यहाँ से शुरू होगा, तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। अगर आपने कुछ और परचेज़ किया है इस साल फिक्स्ड एसेट्स, तो टू बैंक आ जाएगा परचेज़ में, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, वो भी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि आपने पैसे दे दिए इसलिए। डेप्रिसिएशन है तो उसको हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वो पैसा है जो कि आपने डेप्रिसिएशन में लगा दिया है, तो वापस से ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन कौन सा, जो कि करंट ईयर में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने कुछ सेल की है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा, क्योंकि सेल करने से आपको पैसा मिला है, तो बाय बैंक है, सेल है, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में प्लस होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो सेल हुआ है, मतलब कि अगर आपको सेल करने से अगर आपको लॉस हुआ है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा। लॉस हमेशा ऐड होता है कैश में, और प्रॉफिट हुआ है तो नेगेटिव माइनस होगा, क्योंकि प्रॉफिट को ऐड हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ है। बट ये नॉन कैश आइटम है इसलिए हम माइनस करते हैं। वैसे जो लॉस है वो भी हमारा नॉन कैश आइटम है, ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फिर जो हमारा सेल परचेज, अगर हमने कुछ राइट ऑफ किया है, एसेट राइट ऑफ किया है, तो उसको भी हम प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये भी नॉन कैश आइटम है हमारा राइट ऑफ। जो भी हमारा फिर बैलेंस आएगा ये हमारा बाय बैलेंस सीडी होगा। फिर हमारा फिक्स्ड एसेट्स, ये होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आएगा हमारा टू बैलेंस बीडी, कुछ परचेज किया है तो यहाँ पे आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारी मशीन जो है 5 साल या 6 साल या 10 साल की है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये देखिए मैंने स्टार मारा है, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम यहाँ बनाते हैं। फिर यहाँ आएगा बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ प्लस करेंगे, क्योंकि हमने सेल किया है तो पैसा आया है, लॉस हुआ है तो भी यहाँ पे आएगा। और हमारा ये नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, जो यहाँ है वो यहीं पे भी है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिया है, और यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड पूरे जितने भी साल की मशीन हमारे यहाँ पड़ी हुई है उसका हमने डेप्रिसिएशन लिया है। तो बाय बैंक यहाँ पे सेल। फिर एसेट राइट ऑफ किया है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको ऐड कर चुके थे। और ये नॉन कैश आइटम है, ये भी नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम लोग उसको अपोजिट कर रहे हैं अब उसको ट्रीटमेंट। ये हमारा क्लोजिंग आ जाएगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, तो यहाँ पे आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होगा, तो बाय बैलेंस बीडी आएगा, टू बैलेंस सीडी आएगा। यहाँ पे आएगा टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का ही तो हम अकाउंट जो है ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसलिए ये वाला अमाउंट जो है वो यहाँ आएगा। और बाकी जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे। ये वाला क्या था हमारा, ये हमारा डेप्रिसिएशन था जो हमने करेंट ईयर में अपने फिक्स एसेट्स में डाला है। अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया रहता है तो हमको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड करेंट ईयर, ये हमारा है। फिर आएगा कैपिटल रिजर्व ट्रीटमेंट व्हेन नो एडजस्टमेंट इज़ गिवन। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है तो ये हमारा जनरल रिजर्व है,
जो जनरल रिजर्व एक ऐसा पार्ट है जो क्रेडिट साइड से शुरू होता है, तो ये यहाँ पे आएगा। बाई बैलेंस BD प्रीवियस ईयर का है, ये टू बैलेंस CD ये करेंट ईयर का है। अब कोई अमाउंट जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जनरल रिजर्व पे, तो वो यहाँ आएगा। टू कैपिटल रिजर्व यहाँ आएगा, और टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर आएगा इफ कैपिटल रिजर्व एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज गिवन इन प्रीवियस ईयर देन इन जनरल रिजर्व अकाउंट इज टेकन इन क्रेडिट साइड। मतलब कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, ये हमारा लाइबिलिटी साइड होता है, ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है। ये तीनों चीज़ हमें करंट ईयर में दी गई थी, इसलिए हमने इसे यहाँ पे डाला है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यहाँ पे डाला है, और जनरल रिजर्व तो हमारा यहाँ पे बैलेंस CD है ही 120। तो ये तीनों चीज़ यहाँ करंट ईयर में थी, इसलिए यहाँ आई है। बट अगर यहाँ दिया हुआ कि अगर ये सब एसेट साइड दी रहती इज गिवन इन प्रीवियस ईयर, मतलब अगर यहाँ दिया रहता तो ये सारी चीज़ तीनों चीज़ ये यहाँ आती, क्रेडिट साइड में आती। अब एक और जनरल रिजर्व है, ये सिंपल जनरल रिजर्व है। बैलेंस प्रीवियस ईयर का दिया, करंट ईयर का दिया है। कैपिटल रिजर्व ये देखिए यहाँ पे जो है ये प्रीवियस ईयर में दिया है 1 लाख और 2 लाख। तो हमारा ये जो कैपिटल रिजर्व है वो CRR है, कैपिटलाइजेशन रिजर्व, ये यहाँ क्रेडिट साइड में आ गया प्रीवियस ईयर। जो करंट ईयर का रहता है वो डेबिट साइड आता है, और जो प्रीवियस ईयर का रहता है वो क्रेडिट साइड आता है। ये ऑलरेडी कॉमन सेंस की बात है। ये सब हमारा बैलेंस BD रहता है, इसलिए ये क्लोजिंग रहता है इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये ओपनिंग रहता है इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। When net profit before tax provision is given, no treatment of TPP, मतलब कि इसका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ना टैक्स कटा है, ना डिविडेंड गया है, ना जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा है, ग्रॉस है, ग्रॉस नेट प्रॉफिट है। तो हम TPP का कोई प्रोविज़न नहीं करते, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ भी कैश इन तीनों में ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहता है। स्टॉक का ऐसा है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट स्टॉक बी वैल्यूड एट कॉस्ट, वेयर एज प्रीवियसली प्रैक्टिस वॉज टू बी वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। मतलब कि स्टॉक अगर इतना दिया है 2011 का इतना 90% और 2012 का इतना दिया है 100%, तो हम इसका पूरा का पूरा कितना हो रहा है वो निकालेंगे, पिछले साल का कितना हो रहा है वो निकालेंगे ये, और इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो ये थी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट, जो कि हमारे क्लास 11, 12 ग्रेजुएट मैनेजमेंट जो CA, CMA, CS कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए बहुत काम का है। अगर आप इन बेसिक फॉर्मेट में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप बड़े बड़े टफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो आप पॉज करके मेरे इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं और इसमें प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है इसको। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, इस सेशन कैसा लगा। देखिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए आप लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।